वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल गेट सेल्फ प्रिपरेशन। तो चलिए आज से हम गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज जो हम सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि अच्छा खासा वेटेज रखता है तीनों ही ब्रांचेस में गेट एग्जामिनेशन में। तो आज हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है, ये गेट इसी 2011 में आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखिए 2017 लेटेस्ट क्वेश्चन भी हमने कुछ कवर करेंगे। बेसिक्स क्वेश्चन ही हैं, केवल हमें डीसी एनालिसिस करना ही है और आईसी वीसी ये जो हम फाइंड करते हैं एक्टिव रीजन में है, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है, इन चीज़ों को लेकर। थर्ड क्वेश्चन ये इसरो का क्वेश्चन है, 2017 दिसंबर में आया हुआ है इसरो में। और ये देखिए ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, गेट का ही क्वेश्चन है। तो आप पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें हर एक चीज़ों को एनालाइज भी करना है कि उन टर्म्स का मतलब क्या होता है। जैसे पहले क्वेश्चन में देखिए कॉमन करंट गेन, कॉमन बेस करंट गेन अल्फ़ा 0.98 दिया है। ये डीसी करंट गेन होता है जब मेरा ट्रांजिस्टर कॉमन बेस मोड में होता है, ठीक है। और एक रिवर्स बायस सैचुरेशन करंट गेन क्या होती है, इन सब का मतलब भी, क्योंकि गेट में सारे सेंटेंसेस का वर्ड्स में मीनिंग पता होना ज़रूरी है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। आप लोग ट्राई दे सकते हैं। हाँ, तो देखिए चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। पहले डेटा लिख लेते हैं, क्योंकि हर एक डेटा का एक मतलब है। यहाँ पे देखिए ये 0.98 है, ठीक है। ये कॉमन बेस का कॉमन बेस करंट गेन होती है, इसे कॉमन बेस करंट गेन कहते हैं, कॉमन बेस करंट गेन, ठीक है। इसमें हमें एक रिवर्स सैचुरेशन करंट दी है जो कलेक्टर टू बेस बहेगी, क्योंकि ये कलेक्टर टू बेस बहने वाली करंट होती है जब एमिटर मेरा ओपन सर्किटेड होता है। तो ये कलेक्टर टू बेस रिवर्स सैचुरेशन करंट बहती है। इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है। ये क्यों है अभी मैं आपको बताऊंगा। जब हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन हमेशा यूज़ कर सकते हैं, IC इक्वल टू बीटा IB, लेकिन वो एक्जैक्ट रिलेशन नहीं होता है। एक्जैक्ट रिलेशन उसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट को भी काउंट करना होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये काफ़ी स्मॉल होती है, माइक्रो एम्पियर नैनो एम्पियर रेंज में होती है, तो जनरली हमें नहीं दिया होता। लेकिन इस केस में इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तो इसका भी हम यूटिलाइजेशन करेंगे। और इस हमें ये भी पता चलेगा कि एग्जैक्ट फॉर्मूला कलेक्टर करंट निकालने के लिए क्या होती है, क्योंकि और क्वेश्चन में हमें देखिए कहा है कि कॉमन एमिटर मोड है, सॉरी सेकंड फर्स्ट, कॉमन एमिटर मोड में है और एक्टिव रीजन में है। यहाँ हमें कोई ये नहीं बोला है कि ट्रांजिस्टर कौन सा है, NPN है, PNP है, यानी सबके लिए ये वैलिड है, ठीक है। और बेस करंट इससे ड्राइव हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम कॉमन एमिटर मोड में है, बस ये है कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN है, PNP है। अब जानते हैं कॉमन एमिटर मोड कहने का मतलब क्या है। इनपुट मेरी बेस है, इनपुट मेरा बेस पे है, बेस पे इनपुट है, ठीक। और कलेक्टर पे आउटपुट है, यानी जो कलेक्टर करंट होगी वो आउटपुट है। और इनपुट देखिए ड्राइव हो रहा है क्वेश्चन बेस करंट से। क्वेश्चन में गिवन है कि वो बेस करंट इज ड्राइविंग द ट्रांजिस्टर, तो IB 20 माइक्रो एम्पियर। तो हम जानते हैं जब एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर होगा तो हम ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, IC इक्वल टू बीटा IB, ठीक है। ये एक्टिव रीजन के लिए है, फॉर एक्टिव रीजन।
फॉर एक्टिव रीजन ये ठीक। लेकिन ये एग्जैक्ट रिलेशन नहीं होता है। जब हम ईडीसी पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि कलेक्टर में क्योंकि रिवर्स बायस होता है, क्योंकि एक्टिव रीजन में जो एमिटर जंक्शन होता है, बेस एमिटर जंक्शन, वो फॉरवर्ड बायस होता है। बेस एमिटर जंक्शन उसको JE लिखते हैं, और जो मेरा बेस कलेक्टर जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस होता है। और यूजुअली हम जब भी डायोड भी पढ़ते हैं या ट्रांजिस्टर भी है तो एक्चुअली में यहाँ पे हैं 2 जंक्शन, तो रिवर्स बायस करंट भी फ्लो करती है जब मेरा कोई भी जंक्शन रिवर्स बायस होता है। तो वही करंट ICO यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक्चुअल रिलेशन अगर हम सबको यूटिलाइजिंग करके देखेंगे तो एक्चुअल रिलेशन जो होता है वो होता है कलेक्टर करंट, आउटपुट है ये कॉमन एमिटर का, इक्वल टू बीटा टाइम्स IB प्लस यहाँ पे जो फैक्टर आता है 1 प्लस बीटा का आता है इंटू ICO। ये एक्चुअल रिलेशन है और यही रिलेशन हमें यहाँ यूज़ करना है। ये रिलेशन कैसे आता है, ये हम EDC में पढ़ते हैं। ये रिलेशन वहाँ से निकलता है सॉल्व करने पे, ठीक है। और देखिए, और ये कंबाइनली ये करंट, ये जो फैक्टर है इसको कंबाइनली हम कहीं कहीं ICO भी लिखा होता है। इसका मतलब होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर विद बेस ओपन सर्किटेड। और जो ये ICO होता है, जब हम कॉमन बेस मोड में ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं तो इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्रॉम कलेक्टर टू बेस विद एमिटर ओपन सर्किटेड, क्योंकि कॉमन मोड में इनपुट एमिटर होता है, कलेक्टर आउटपुट होता है और बेस कॉमन होता है, ठीक है। सारा DC एनालिसिस पे ही है, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन ये होता है। अब क्योंकि हम जब आगे कभी क्वेश्चंस में आप देखोगे तो हम जनरली ये रिलेशन जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन ये होता है। अगर हमें ICO नहीं दिया है तो हम इस चीज़ को 0 मानते हैं, क्योंकि ICO वैसे भी देखिएगा माइक्रो एम्पियर रेंज में, नैनो एम्पियर रेंज में होती है फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स के लिए, ठीक है। तो इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। अब आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन में देखिए हमें अल्फा दिया हुआ है, बीटा नहीं दिया है, तो एक रिलेशन हमें और जानना चाहिए कि बीटा और अल्फा के बीच में क्या होगा। अब बीटा को ही हम एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं ट्रांजिस्टर के लिए, और ये बीटा को ही एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं हम लोग, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक, और ये चीज़ कॉमन एमिटर का DC करंट गेन भी है कॉमन एमिटर मोड में। जैसे वहाँ पे क्वेश्चन में देखिए अल्फा क्लियरली लिखा है कि वो कॉमन बेस का DC करंट गेन है, उसी तरह बीटा जो होता है वो कॉमन एमिटर मोड में DC करंट गेन होता है, करंट गेन। इसको लिख देते हैं सही से, DC करंट गेन कॉमन एमिटर मोड में, ठीक है। तो ये दोनों ही मोड के गेन्स आपस में रिलेटेड हैं एक रिलेशन से, बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, इस रिलेशन से। और देखिए तो यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा क्वेश्चन में 0.98 दिया है, तो यहाँ देखिए केवल 2 ही फॉर्मूला यूज़ करना था और सीधे ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बस ये रिलेशन हमें पता है कि नहीं, इस पर गेट ने टेस्ट हमारा लिया था इस क्वेश्चन के थ्रू। तो बीटा की वैल्यू आप देखेंगे 0.98, इस फॉर्मूला में इसको पुट कर दीजिए 0.02, ये आएगा 49, ठीक है, 49, ठीक। अब आइए उस फॉर्मूला को हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अब हम इस फॉर्मूला में सारी चीज़ों को पुट करेंगे। तो देखिए IC बीटा हमारा 49 आया, IB 20 माइक्रो एम्पियर दिया था। सारा रिजल्ट हम माइक्रो एम्पियर में निकाल रहे हैं, आंसर मिली एम्पियर में, वो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 प्लस बीटा कितना हो जाएगा 50 इंटू, और जो ICO दी हुई थी कलेक्टर टू बेस करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो हमें 0.6 माइक्रो एम्पियर थी। इसलिए हम सारा कुछ देखिए बेस करंट में माइक्रो एम्पियर में दिया था, जो कि जनरली होता भी है, तो हम सारा कुछ माइक्रो एम्पियर निकालेंगे, बाद में कन्वर्ट कर देंगे। इसको आप देखें सॉल्व करेंगे तो 980 प्लस 30, तो ये 1010 माइक्रो एम्पियर आया। अब इसको अगर आप कन्वर्ट कर लेंगे
इसको अगर आप जब मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 1.01 मिली एम्पेयर। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी ऐसा। तो देखिए ये सीधा क्वेश्चन था कि हमें ये रिलेशन पता है कि नहीं कि आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, तो हम सब जानते हैं एक्टिव रीजन में है, लेकिन प्लस ये फैक्टर भी आता है। अब यूजली हमें फर्दर क्वेश्चन से एम्पलीफायर एनालिसिस में ये करंट को जीरो मान लेते हैं, क्योंकि ये माइक्रो एम्पेयर नैनो एम्पेयर रेंज में होती है, तो जनरली हम इसको नहीं यूज़ करते। बस यहाँ पे केवल इसका टेस्टिंग था और बीटा अल्फा के बीच में रिलेशन क्या है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए गेट इसी 2017 में आया हुआ है। यहाँ भी हमें सिंपल डीसी एनालिसिस ही करना था। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। यहाँ ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन था, इसलिए ऑप्शन नहीं था यहाँ पे। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे वी जो यूजली हम 4.7 लेते हैं, यहाँ 0.8 वोल्ट दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो देगा हम उसको ही लेके प्रोसीड करेंगे। और देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कॉमन बेस करंट। गेट के क्वेश्चंस ये बहुत अच्छे फ्रेम्ड होते हैं। अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो इन चीज़ों को उसको एनालाइज करने का भरपूर टाइम मिलना चाहिए और इन चीज़ों का मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या है, क्यों है। तो अब देखिए जो अभी हम बोले थे पिछले क्वेश्चन में कि अल्फा कॉमन बेस का करंट गेन होता है, इसकी आइडियल वैल्यू यूनिटी होती है, इन्होंने इस क्वेश्चन में यही दे दिया है। तो इससे आप देखेंगे जब इसकी बीटा वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर मोड में है। देखिए इनपुट बेस पे है, अगर आउटपुट यहाँ चाहे तो आप कलेक्टर से ले सकते थे। तो यहाँ हमसे VCE पूछा है, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, ठीक है। और ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये एमिटर है, ये बेस है, ये बेस कलेक्टर एमिटर टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पिछले क्वेश्चन में जो बीटा अल्फा रिलेशन है, तो हमें यहाँ बीटा ही चाहिए होगा, क्योंकि हम IC जो कलेक्टर करंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे कलेक्टर एमिटर वोल्टेज पूछा है और ट्रांजिस्टर ये एक्टिव रीजन में है कि नहीं है, बस हमें ये भी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसने यहाँ पे कहीं ने कहा है कि ये एक्टिव रीजन में है। तो ट्रांजिस्टर किसी भी रीजन में जा सकता है, सैचुरेशन में होगा तो उस हिसाब से VC आएगा, ठीक है। तो आइए पहले इसको हम सर्किट को दोबारा रिबिल्ड करते हैं और सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम आपको ये चेक करना बताते हैं कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है कि नहीं है, ठीक है। अगर एक्टिव रीजन में होगा तभी हम वो रिलेशन यूज़ कर पाएंगे IC इक्वल टू बीटा IB। अब क्योंकि यहाँ देखिए कोई भी रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात नहीं की है, अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में हुआ तो हमें वो वाला 1 प्लस बीटा इंटू ICO फैक्टर को जीरो करना है, निगलेक्ट करना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम फिर बनाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ ट्रांजिस्टर, ये एमिटर टर्मिनल है, और इस तरह की बाइसिंग को हम वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग बोलते हैं, जो जनरली हम यूज़ करते हैं। इसकी वैल्यू 44K दी हुई है, 12 वोल्ट, सॉरी 18 वोल्ट है ये क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आसानी रहेगी समझाने में। आप लोग भी तब तक ट्राई कीजिए। 4 किलो ओम, 2 किलो ओम, 16 किलो ओम, ठीक है। तो हमें ये VCE पूछा है। अब देखिए यहाँ पे हमें बेस एमिटर वोल्टेज 0.8 वोल्ट दिया है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए तो सबसे बेस्ट होता है चेक करना है तो हम पहले कट ऑफ रीजन के लिए चेक करेंगे। तो कट ऑफ रीजन, ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में कब कहलाता है, जब उसका बेस एमिटर जंक्शन कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर कब जाएगा। फॉर कट ऑफ रीजन, बेस एमिटर रिवर्स बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस होना चाहिए, ठीक। अब अगर हम पहले कट ऑफ रीजन के लिए चेक करेंगे, अगर बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुआ तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर कट ऑफ में नहीं हुआ, ठीक है। इफ़ बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये हमें क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर इज़ नॉट इन कट ऑफ रीजन, तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में नहीं होगा, ठीक। अब
तो बेस एमिटर फॉरवर्ड रीजन हुआ, तो अब देखिए एक्टिव और सैचुरेशन रीजन के लिए क्या कंडीशन है। तो एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर को जाने के लिए जो बेस एमिटर जंक्शन होना चाहिए वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। ये मैं आपको चेक करने के बता रहा हूँ कि किसी किसी क्वेश्चन में ये होगा, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमें पहले चेक करना आना चाहिए कि किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है मेरा ट्रांजिस्टर। ठीक, और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है। ठीक, और देखिएगा जब सैचुरेशन रीजन के लिए तो बेसिकली 4 मोड होते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 मोड पे काम करते हैं, सैचुरेशन, कट ऑफ, एक्टिव, और चौथा जो मोड होता है वो रिवर्स एक्टिव होता है। तो उसको जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक्स में, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं यूज़ करते हैं। सैचुरेशन के लिए भी सेम कंडीशन है, कट ऑफ का उल्टा है, ठीक है, और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, सॉरी फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। अब देखिए, तो अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा तभी वो एम्पलीफायर की तरह यूज़ होगा, और तभी हम सारे रिलेशन जो हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि IC इक्वल टू बीटा IB, ये सारे रिलेशन हम तभी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सैचुरेशन में वो रिलेशन वैलिड नहीं है, कट ऑफ में तो करंट ही नहीं फ्लो करेगी। तो यानी सैचुरेशन और कट ऑफ में अगर ट्रांजिस्टर है तो वो ऐसा स्विच काम कर रहा है, और एक्टिव रीजन में है तो ऐसा एम्पलीफायर काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें पहले ये चेक करना। अब देखिए हम पहले कट ऑफ मोड के लिए क्यों चेक करेंगे। कट ऑफ मोड से अगर हम कट ऑफ मोड पर चेक किए, अगर पहले ही ट्रांजिस्टर इस कंडीशन को फॉलो कर लिया तो हम फर्दर चेकिंग जरूरत नहीं है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है, यानी IC भी जीरो होगी, IB भी जीरो होगा, सारी करंट जीरो हो जाएंगी। ठीक, लेकिन अगर हम चेक कर रहे हैं और बेस एमिटर में फॉरवर्ड बायस हो गया, केवल इतना ही चेक करना, अगर बेस एमिटर में फॉरवर्ड बायस हो गया तो इसका मतलब अब ट्रांजिस्टर पास केवल 2 ऑप्शन है। देखिए कि बेस एमिटर में फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या, या तो एक्टिव में है, या वो एक्टिव में भी हो सकता है और सैचुरेशन रीजन में हो सकता है। ठीक है, तो अब हम किसी रीजन में हम उसको अज्यूम करेंगे और सॉल्व करेंगे, अगर और फिर उससे हम VC निकालेंगे। तो इस एक चीज़ और होती है, तो हम फर्दर अज्यूम करेंगे। तो जनरली हम एक्टिव रीजन में अज्यूम करके चलेंगे सारे, और एक्टिव रीजन में अज्यूम कर लेंगे तो हम वहाँ से IC इक्वल टू बीटा IB सॉल्व करेंगे, और वहाँ से हम कलेक्टर टू एमिटर जंक्शन, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज फाइंड करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन है 0.2 वोल्ट तो मेरा ट्रांजिस्टर हम कह देंगे कि एक्टिव रीजन में है। और इसके लिए अगर आप कलेक्टर टू बेस जंक्शन को चेक करेंगे, ठीक है, तो वो रिवर्स बायस होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो NPN हो PNP हो तो उस हिसाब से पोलैरिटी होगी, लेकिन होना चाहिए रिवर्स। ठीक, और अगर हमने माना, हमने देखा कि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो उसके पास पॉसिबिलिटी 2 है, तो हम एक्टिव रीजन में अज्यूम करके सारी रिलेशन जो एक्टिव रीजन के लिए वैलिड है उनको यूज़ करके VC को फाइंड करेंगे। अगर वो 0.2 से अधिक हो गया तो एक्टिव रीजन में है, अगर वो 0.2 से कम हो गया, सॉल्व करते समय हमने देखा कि 0.2 से कम हो गया तो मेरा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, और इसके लिए कलेक्टर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, तो आइए हम पहले इसको चेक करते हैं। तो अब देखिए, ट्रांजिस्टर को अगर कट ऑफ रीजन के लिए चेक करना है तो पहले हम ये इसके टर्मिनल्स को हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर को सर्किट से हटा देते हैं। अब देखिए, अब देखिए क्योंकि सर्किट से ओपन हो गया तो यहाँ से सप्लाई से जो करंट आएगी वो सीधे ग्राउंड की तरफ चली जाएगी। तो हम यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल से। ठीक, अब अगर वो वोल्टेज, अब क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है क्योंकि ट्रांजिस्टर आप हटा दिए हैं, तो ग्राउंड, ये वोल्टेज ग्राउंड वोल्टेज है, यानी ग्राउंड पे ही है। तो यहाँ पे बेस और एमिटर का वोल्टेज हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर था तो ये फॉरवर्ड बायस होने के लिए P का वोल्टेज N साइड से हाई होना चाहिए, N साइड से P का वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, और 0.8 वोल्ट जो कि VB होता है, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो ये कट ऑफ रीजन में नहीं है, ये एक्टिव या सैचुरेशन रीजन में जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप इसको वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे तो यहाँ पे 4.8 वोल्ट आएगा। ठीक, और ये देखिए ग्राउंड पे है तो बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और 0.8 वोल्ट से ज़्यादा है, तो ये इसका पता, इससे ये क्लियर हो गया कि मेरा ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में नहीं है। कट ऑफ रीजन में होता तो ये रिवर्स बायस होता। ठीक है, अब ये कट ऑफ रीजन में नहीं है तो हम इसको
या तो ये एक्टिव में होगा या तो सैचुरेशन में होगा, तो हम इसको एक्टिव रीजन में अज्यूम करके सारी कैलकुलेशन करेंगे। और अगर VC 0.2 से ज़्यादा हो गया, अगर VC 0.2 से ज़्यादा हो गया तो मेरा एक्टिव में होगा, और जो उस केस में VC आएगा इस क्वेश्चन में आंसर भी वही होगा, क्योंकि इसमें भी VC ही फाइंड करने को बोला है, लेकिन हम IC भी फाइंड करेंगे, VC ही फाइंड करेंगे, क्योंकि ठीक है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को फिर से हम रीड्रॉ करते हैं और सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको मैंने टेस्ट करना बता दिया कि एक्चुअल में ट्रांजिस्टर किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है। सबसे बेटर है पहले आप उसको कट ऑफ रीजन के लिए चेक कीजिए। अगर बेस एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस हो गया तो कट ऑफ रीजन है, फर्दर हमें कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं, सारी करंट जीरो होंगी, ठीक है। लेकिन अगर बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस हुआ, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुआ, तो हम इसको एक्टिव या सैचुरेशन किसी एक रीजन में मान के कैलकुलेट करिए। जनरली हम एक्टिव रीजन में मान के कैलकुलेट करेंगे और VC उस केस में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए अब इसमें देखिए सप्लाई 18 वोल्ट लगी थी। अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बेस करंट जाएगी, यहाँ से कलेक्टर करंट, ये 4K था, ये 44K था, ये 16K रेजिस्टेंस था, ये 2 किलो ओम का था, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक फैक्ट क्वेश्चन में एक चीज़ और कहा था कि जो DC कॉमन बेस DC किंग है वो यूनिटी है, जो कि आइडियल वैल्यू होती है। तो इसके क्रॉसपोंडिंग अगर आप बीटा देखेंगे तो यहाँ से एक चीज़ हमें और अंडरस्टैंडिंग देखनी है कि ये देने का क्या मतलब है। तो इसका एक सीधा सा मतलब होगा कि IB जो है वो 0 है। ये भी मैं बताता हूँ। देखिए ये α/1 माइनस अल्फ़ा होता है, पिछले क्वेश्चन हमने देखा। अब अल्फ़ा की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो बीटा इन्फिनिटी को चला जाएगा, बीटा विल इक्वल टू इन्फिनिटी, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा करंट गेन है, ठीक है। तो अब इन केसेस में क्या होगा, IB जो होगा वो निगलेक्ट हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यानी अगर आपको 3 चीज़ें क्वेश्चन में लिखती है कि बीटा लार्ज है, ठीक है, और बीटा इन्फिनिटी है, या फिर अल्फ़ा 1 है, या बीटा गिवन ही नहीं है, बीटा नॉट गिवन, तो इन केसेस में फॉर दिस केसेस हम IB को 0 मानेंगे, ठीक। तो आप अब जैसे किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए यहाँ से I फ्लो करेगी बेस से, ये NPN ट्रांजिस्टर है, यहाँ IC होगी और यहाँ पे IE होगा। तो जानते हैं KCL तो हर ट्रांजिस्टर के लिए वैलिड है, चाहे किसी भी रीजन में ऑपरेट करता हो, कि जो एमिटर करंट होगी वो सम ऑफ 2 करंट्स, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब क्योंकि बीटा लार्ज के लिए IB 0 हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि IE जो एमिटर करंट है वो अप्रॉक्सीमेटली कलेक्टर करंट के बराबर होगी, या कलेक्टर करंट अप्रॉक्सीमेटली एम मतलब एक करंट ही पूरा यहाँ से फ्लो करेगी, IB 0 है। तो इस क्वेश्चन में हमें इसका यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो आइए अब देखिए, तो हमने देखा कि बीटा अल्फ़ा देने का मतलब क्या हुआ कि बीटा इन्फिनिटी है, यानी हम बेस करंट को यहाँ 0 मान सकते हैं। यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो यानी कि सारी की सारी करंट जो यहाँ से सप्लाई से फ्लो करेगी वो ग्राउंड की तरफ चली जाएगी। तो हम यहाँ पे सीरीज डिवाइड करके वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो ये वोल्टेज 4.8 वोल्ट आएगा। होप आपको सीरीज डिवाइडर पता है, अगर नहीं पता है तो वोल्टेज कैसे डिवाइड करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हम बेस वोल्टेज को सीरीज डिवाइड करके, तो हम बेस के वोल्टेज को, बेस टर्मिनल पे वोल्टेज को, यहाँ के वोल्टेज को मैं VB बोल रहा हूँ, ठीक। तो ये क्या होगा, आप सीरीज़ में अगर वोल्टेज डिवाइड करेंगे तो ये सप्लाई 18 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 16 किलो ओम, ये, और इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे तो ये 4.8 वोल्ट आ गया। क्योंकि हमने पहले टेस्ट कर लिया था कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में नहीं है, हम एक्टिव रीजन में मान कर रहे हैं। तो अब देखिए IC इक्वल टू बीटा IB होता है, लेकिन यहाँ बीटा काफ़ी लार्ज है, ठीक है, बीटा काफ़ी लार्ज है। तो हम अब देखिए हम ये पता चल गया कि IC I के बराबर ही होगी, IC I के बराबर ही होगी। तो अब हमको ये पता है कि जो ड्रॉप दिया है वो 0.8 वोल्ट का है, और यहाँ का पोटेंशियल 4.8 वोल्ट है, तो हमें यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो इससे हम हमें VBE 0.8 वोल्ट दिया है,
तो हम एमिटर वोल्टेज निकाल लेंगे। और ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें एमिटर की वोल्टेज पता है और वहाँ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो ग्राउंड पे है, तो वहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। और बीटा लार्ज है तो वही एमिटर करंट कलेक्टर करंट के बराबर होगी, तो उससे देखिएगा हम VC पा जाएंगे। अभी देखिए, ठीक है, तो ये 4 वोल्ट हो गया, ठीक, यानी यहाँ का पोटेंशियल 4 वोल्ट हो गया। अब देखिए ये जो पोटेंशियल है वो एमिटर का पोटेंशियल हो गया, ठीक। अगर हमको VC पता करना हो तो ये होगा VC माइनस VE, और VE हमारे पास है 4 वोल्ट। तो हमें अगर कलेक्टर वोल्टेज पता चल जाए तो VC हम निकाल लेंगे। अब देखिए कलेक्टर वोल्टेज कैसे पता चलेगा। मैं आउटपुट साइड के फिगर को, पार्ट को फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, केवल आउटपुट कंडीशन को, ताकि हमें ये पता चले। देखिए यहाँ पे सप्लाई 18 वोल्ट थी, ये रेजिस्टेंस 4 किलो ओम का था, ये NPN ट्रांजिस्टर था, ये एमिटर टर्मिनल है, इससे रजिस्टर था 2K का है। और हमें एमिटर वोल्टेज पता चल चुका है कि ये 4 वोल्ट है। तो देखिए जब एमिटर वोल्टेज हमें पता चल गया है तो हम यहाँ से बहने वाली एमिटर करंट निकाल सकते हैं, फ्लो करने वाली एमिटर करंट। उसकी वैल्यू सिंपल ओम्स लॉ से 4/2। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ों ट्रांजिस्टर को सॉल्व करें या आगे आके मॉसफेट को, तो सारी वोल्टेजेस को वोल्ट्स में रखिए, करंट्स को और रेजिस्टेंस को किलो ओम्स में रखिए, और आपकी जो करंट होगी ऑटोमेटिक मिली एम्पियर में आएगी। देखिए 4 वोल्ट है, ये किलो ओम में है, तो करंट 2 मिली एम्पियर आएगी, ठीक। और ये करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी, तो यहाँ ड्रॉप देखिए वही 4 वोल्ट का क्रिएट होगा। और मैंने अभी देखा बीटा लार्ज है तो यही IC के बराबर होगी, यानी IC भी 2 मिली एम्पियर है, क्योंकि यहाँ पे बीटा लार्ज ना हो कि इन्फिनाइट है, आइडियल वैल्यू है, तो IC 2 मिली एम्पियर हुई। तो अब देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप क्रिएट होगा, तो उससे हम यहाँ कलेक्टर वोल्टेज निकाल लेंगे, और एमिटर वोल्टेज हमें पहले से पता है, ठीक है। तो कलेक्टर वोल्टेज कितना होगा, ओम्स लॉ लगा दीजिए आप। तो कलेक्टर वोल्टेज 18 वोल्ट माइनस उस 4 किलो ओम के अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, 4 × 2, तो ये आपका आ गया 10 वोल्ट, ठीक है। तो हमें देखिए VC भी पता चल गया है, और मेरे पास जो एमिटर वोल्टेज था वो 4 वोल्ट था, ठीक है। तो देखिए VC इस केस में कितना आएगा, 6 वोल्ट। 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब देखिए हमने एक्टिव रीजन में माना था, और एक्टिव रीजन के लिए VC 0.2 वोल्ट से ज़्यादा होने चाहिए। देखिए 0.2 वोल्ट से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है, ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ही है, सैचुरेशन में नहीं गया, ठीक है। तो इसका आंसर 6 वोल्ट होगा। न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आप 6 वोल्ट डाल सकते हैं, ठीक है। गेट इसी क्वेश्चन 2017 में आया हुआ था। चलिए, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बेसिक क्वेश्चन ही था। अब आइए, ये इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है और DC एनालिसिस है। इस क्वेश्चन को आप देखिए और ट्राई कीजिए बनाने का, क्या ऑप्शन होगा। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम फिगर को थोड़ा रीड्रॉ कर लेते हैं, फिगर को थोड़ा रीड्रॉ कर ले हम लोग। देखिए बेस मेरा ग्राउंडेड है और सीधे ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक। कलेक्टर से होते हुए एक रजिस्टर है 1.9 किलो ओम का और सप्लाई है। ट्रांजिस्टर मेरा NPN ही है। तो देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट दिया है और यहाँ पे पोटेंशियल -8 वोल्ट दिया है, ठीक। एमिटर रेजिस्टेंस 2.4 किलो ओम का है, ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर बेस ग्राउंडेड है, ठीक है। और कलेक्टर रेजिस्टेंस हमें 1.9 किलो ओम दिया है, और हमसे IB करंट यहाँ क्या फ्लो हो रही है वो पूछा है, और इस ट्रांजिस्टर का बीटा हमें गिवन है 100, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये सिंपल DC एनालिसिस है। अब इसमें ट्रांजिस्टर को फिर से हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कट ऑफ रीजन में है, एक्टिव रीजन में है, सैचुरेशन रीजन में है। तो जो अभी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको चेक करके बताया, तो आप यहाँ फिर चेक कीजिए, तभी हम फाइंड कर पाएंगे ना। हमें यहाँ से पूछा IB ही है, लेकिन हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो देखिए
मैंने पहले ही बोला था कि ट्रांजिस्टर को आप पहले फाइंड आउट कीजिए किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। और फिर अगर ये पहले हम कट ऑफ के लिए चेक करेंगे। अब कट ऑफ के लिए चेक कीजिए इसको। तो मैंने बोला है कि आप ट्रांजिस्टर को सर्किट से थोड़ी डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अब देखिए, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, एक्चुअल में वैसे भी ये 0 वोल्ट पे है। अगर आप नहीं करंट करते तो भी ये 0 वोल्ट पे था ये पोटेंशियल बेस का वोल्टेज, और यहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रहा है तो एमीटर का पोटेंशियल -8 वोल्ट था, और ये देखिए 0 वोल्ट पे था। और क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो VB 0.7 वोल्ट लेते हैं सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए। क्वेश्चन में कहा है, देखिए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो अब देखिए बेस एमीटर वोल्टेज कितना आ रहा है, 8 वोल्ट, 0 माइनस ऑफ -8 वोल्ट, 8 वोल्ट। तो इसका मतलब क्लियरली मेरा पी साइड का पोटेंशियल एन साइड से ज़्यादा है और 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है, तो ये मेरा ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में हो ही नहीं सकता है। अब इसको हम एक्टिव रीजन में मान सारी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, और उसके लिए VC फाइंड करेंगे। अगर 0.2 से ज़्यादा हुआ तो एक्टिव रीजन में है ट्रांजिस्टर, और जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो सही होगा, और उससे क्रॉसमॉर्निंग हम IB निकाल लेंगे। तो वहाँ पर हम रिलेशन यूज़ कर सकते हैं IB = बीटा IC, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को फिगर को फिर से हम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ बेस सीधे ग्राउंडेड है। ठीक है, अभी मैं पहले फर्स्ट आई फाइंड करूँगा, क्योंकि हमको पता है कि ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में हम मान के एज्यूम कर रहे हैं। तो IB = बीटा IC तो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और इसके इसमें बीटा फाइनाइट है, तो देखिए IC अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगी I के बराबर, क्योंकि बेस करंट वैसे भी छोटी है, लेकिन एक्जैक्टली इक्वल हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें पहले एमीटर करंट तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधे ग्राउंडेड है बेस। अभी मैं यहाँ के फिगर को नहीं बनाया हूँ, ये रजिस्टर से कनेक्टेड था और इधर सप्लाई लगी हुई थी +10 वोल्ट की, ठीक है। और हमें क्योंकि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो ये जो ड्रॉप होता है ये 0.7 वोल्ट का होता है, ठीक। अब ये ग्राउंडेड है तो यहाँ का पोटेंशियल -0.7 होगा, क्योंकि आप हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज आएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ का 0 में से 0.7 माइनस कर देंगे तो -0.7, और ये रजिस्टर की वैल्यू हमें 2.4 K दी थी। तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगाएंगे और एमीटर करंट को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए एमीटर करंट कैसे निकाली जाएगी, ओम्स लॉ लगाना है। तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगी, तो -0.7 माइनस ऑफ -8 वोल्ट अपॉन 2.4, ठीक है। तो 8 में से 0.7 घटा दीजिए, 7.3 हुआ, 2.4। तो ये नियरली देख रहे हैं 3 के आसपास है, 73/24 है ये आपका आएगा। मैंने बोला था कि अगर आप वोल्टेज को वोल्ट में रखेंगे और रेजिस्टेंस किलो ओम में होगा तो करंट ऑटोमेटिक मिली एम्पेयर में आएगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए, एमीटर करंट है। अब देखिए हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में माने हैं, तो रिलेशन मेरे पास क्या है, IB = IC = बीटा IB। और एक रिलेशन और होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें एमीटर करंट मिल गई है तो हम डायरेक्टली बेस करंट निकाल सकते हैं। वो रिलेशन होती है कि जो एमीटर करंट होता है ना वो 1 + बीटा × IB होता है, ठीक। और एक बार हमें IB में, अब क्योंकि हम यहाँ पे एक्टिव रीजन में मान कर रहे हैं, अब वो एक्टिव रीजन में है कि नहीं है ये तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, IB को फाइंड करते हैं I की हेल्प से, क्योंकि बीटा हमें 100 पता है और I हम एमीटर करंट निकाल चुके हैं, बीटा पता है। तो हम IB निकाल लेंगे और उस IB से IC निकालेंगे और फिर VC निकालेंगे। अगर वो 0.2 से ज़्यादा है तो जो मेरी एमीटर करंट आई है और जो बेस करंट आया, जो करंट सब इक्वल है, और आंसर हमको केवल बेस करंट का मेंशन करना है, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से IB हो जाएगा, I मेरा 73/24 था, और ये 1 + बीटा से आके डिवाइड कर देंगे तो ये 101 हुआ, ठीक है।
इसकी वैल्यू आपको 30.11 माइक्रो एम्पियर आएगी। माइक्रो एम्पियर में कैलकुलेट कर लेंगे, ये मिली एम्पियर में था, डिवाइड करेंगे और उसको माइक्रो एम्पियर रेंज में लेके जाएंगे, तो ऑप्शन सारे माइक्रो एम्पियर रेंज में है। अब देखिए ये आंसर में है, लेकिन अभी हम इसको लगाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी हमने एक्टिव रीजन माना है। अभी चेक, अभी हम पूरी तरह वीसी को फाइंड करना है। अगर वीसी 0.2 से हुआ तो ये मेरा आंसर सही होगा। ठीक है, अब आई भी निकाल लिए हैं, अब इससे हम आईसी फाइंड आउट करेंगे। देखिए आईसी, क्योंकि हमें कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज निकालना है ना। अब आईसी कैसे निकलेगा, आईसी को बीटा आई भी है 100 इंटू 30.11 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो इसको आप मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3.011 मिली एम्पियर हो गया, क्योंकि एक माइक्रो एम्पियर में 10⁻³ मिली एम्पियर हुआ। 100 से वो कट जाएगा, 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आईसी की वैल्यू। अब देखिए यहाँ से हम कलेक्टर वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए हमने आईसी फाइंड कर लिया, कहाँ गया, देखिए हमने फाइंड किया है। अब हमें आईसी फाइंड आउट करना है यहाँ, तो वो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा प्लस माइनस, ये जो ड्रॉप होगा 10 में से इस ड्रॉप को घटा देंगे तो हम कलेक्टर वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देखिए ठीक है, तो हम पहले यहाँ का वोल्टेज पता करते हैं और फिर एमिटर वोल्टेज, क्योंकि हम एमिटर वोल्टेज पता करेंगे तो उसे देखिएगा ये एक्टिव रीजन में है कि नहीं है, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले कलेक्टर वोल्टेज को फाइंड आउट करते हैं। 10 और ड्रॉप जो 1.9 किलो ओम कलेक्टर रेजिस्टेंस लगा है उसके अक्रॉस, और आईसी 3.011 मिली एम्पियर था। ठीक है, तो इसको आप फाइंड कीजिए। और बताइए कितना आया। ये नियरली आप देखिएगा 4.3 वोल्ट के आसपास आ रहा है। ठीक है, अब देखिए एमिटर वोल्टेज भी पता कर लेते हैं, क्योंकि हमको वीसी पता करना है ना। तो एमिटर वोल्टेज तो पता चल जाएगा, -0.7 था पहले ही, आपने देखा था। तो देखिए वीसी एमिटर वोल्टेज तो पहले ही पता था ना, क्योंकि हमने उसी से तो एमिटर करंट निकाली थी, क्योंकि बेस तो ग्राउंड वोल्ट पे था, तो एमिटर वोल्टेज -0.7, ये एमिटर टर्मिनल होता है। यहाँ का वोल्टेज पता है, यहाँ का हमने फाइंड कर लिया। तो वीसी कितना हो गया, कलेक्टर वोल्टेज माइनस, तो ये देखिए 5 वोल्ट के आसपास आ गया। तो देखिए ग्रेटर देन 0.2 हो, इसका मतलब एक्टिव रीजन में मेरा ट्रांजिस्टर है। सारी कैलकुलेशन जो हमने किया है वो सही है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आई भी आई थी मेरी, यही फाइनल आंसर होगा। ये देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन ई शायद डी है। हाँ देखिए, तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, और यहाँ से मैंने केवल सिंपल डीसी एनालिसिस और एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, इन्हीं चीज़ों को कंसिडर किया है। हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा हमें इसको सॉल्व करना है, लेकिन देखिए ये केवल ऑब्जर्वेशन पे है, ये क्वेश्चन केवल ऑब्जर्वेशन पे, ये भी गेट में आया हुआ है इसी ब्रांच में। ये केवल क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोई नेसेसरी नहीं है, इसमें केवल ऑब्जर्वेशन, हमें ऑपरेटिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं है, और किस फैक्टर को इंक्रीज़ करने पे क्या चीज़ बढ़ती है, क्या चीज़ घटती है, ऑपरेटिंग पॉइंट किधर की तरफ शिफ्ट होता है, उस पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और इस पर कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं इसको बताता हूँ बिना किसी कैलकुलेशन का, इसमें केवल ऑब्जर्वेशन से ही हम आंसर निकाल लेंगे, और इसके ऑप्शन भी ऐसे फ्रेम्ड हैं। ठीक है, तो आइए, इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एम्पलीफायर सर्किट है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। एम्पलीफायर सर्किट कहने का मतलब यहाँ पे टेस्ट नहीं करना है कि ट्रांजिस्टर एक्टिव में, ये ऑलरेडी एक्टिव में, क्योंकि एम्पलीफायर की तरह यूज़ करना है तो एक्टिव रीजन में ही ट्रांजिस्टर को मानना पड़ेगा। ठीक है, और R1 R2 की वैल्यू इस तरह है कि ऑपरेटिंग पॉइंट VC 3 वोल्ट और IC 1.5 मिली एम्पियर था जब बीटा 150 था। अब देखिए ट्रांजिस्टर के लिए बीटा जब बढ़ा दिया जा रहा है तो हमसे ऑपरेटिंग पॉइंट पूछ रहा है किस रीजन में जाएगा। ऑप्शन आपके पास ये हैं, आप ट्राई कीजिए इसको। अब देखिए
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यूज तो दी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं कहा ना, यहाँ पे कोई कलेक्शन की नीड ही नहीं है, यहाँ पे केवल ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमें देखना है। अब देखिए ये क्योंकि एम्पलीफायर सर्किट है, तो इसको मैं आपको पहले नोट डाउन करता क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें केवल ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं सर्किट को बना लेता हूँ फिर से एक बार। एमिटर सीधे ग्राउंडेड है, ये R1 है, ये R2 है, और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज 6 वोल्ट लगी हुई है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा है कि जब बीटा मेरा 150 है, थर्ड ट्रांजिस्टर का बीटा क्योंकि चेंज होता रहता है, तो यहाँ पे किसी वजह से बीटा 150 से 200 हो गया, तो ऑपरेटिंग पॉइंट में क्या किधर की तरफ जाएगा वो हमें चेक करना है। तो बीटा 150 है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट इसी को बोलते हैं जो हम कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज निकालते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर रीजन है तो एक्टिव रीजन में इसको मेंटेन करके रखना है, और उससे जो IC है और जो VC है ये मेरे क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट या क्वेश्चन पॉइंट होते हैं। तो जब बीटा 150 था तो ये 3 वोल्ट है और 1.5 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमसे पूछा कि जब बीटा 200 हो जाए तो ऑपरेटिंग पॉइंट किधर की तरफ जाएगा। अब देखिए हमने सप्लाई तो चेंज की नहीं, सप्लाई मेरा एज इट इज़ है, रजिस्टर फिक्स है। तो अब बताइए ये जो ड्रॉप होगा हर केस में, तो यहाँ जो बेस पे वोल्टेज बनेगा वो फिक्स होगा कि नहीं, चाहे आप बीटा बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये चीज़ तो फिक्स होगी ना। सप्लाई वोल्टेजेस पहली केस में फिक्स है ना, पहले केस में आपने बीटा 150 रखा है तो ये चीज़ फिक्स है, तो IC इक्वल टू बीटा IB कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है। बीटा 150 है, IC 1.5 आया इसके अकॉर्डिंग, और VC 3 वोल्ट आ गया। देखिए 2.2 वोल्ट से ज़्यादा है तो एक्टिव रीजन में तो है। अब देखिए इसको ऑब्जर्वेशन से ही देखिए सॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट को हम, ये पहले केस में यहाँ जो बेस वोल्टेज आ रहा होगा फिक्स होगा, और ये 0.7 वोल्ट का इसके अक्रॉस ये ड्रॉप हो रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए तो मेरे पास जो, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है तो हम ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सप्लाई फिक्स है, वहाँ रेजिस्टेंसेस फिक्स हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम डेवलप करेगा। यहाँ का वोल्टेज हमेशा फिक्स है, क्योंकि एमिटर वोल्टेज भी देखिए ग्राउंडेड है ना, एमिटर वोल्टेज सर्किट का ग्राउंडेड है, तो यहाँ 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आना है, तो ये वोल्टेज जो भी यहाँ से ड्रॉप होकर आ रहा होगा ये इसके अक्रॉस वो फिक्स होगा, यानी यहाँ पे सप्लाई फिक्स है। तो IB में अब देखिए बीटा अगर हम 150 से 200 करेंगे, अगर बीटा हम बढ़ाएंगे 150 से 150 पे कुछ IB के मल्टीप्लाई होके IC बढ़ रही है, वो हमें दिया था। अब 150 से हम 200 लेके जाएंगे, बीटा बढ़ा रहे हैं तो IC को बढ़ना चाहिए, IC इंक्रीज़ करेगा, सीधी सी बात है, IC यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज फिक्स हैं तो वोल्टेज फिक्स है तो IB फिक्स जाएगी पहले केस में, और उससे अगर आप उसको इंक्रीज़ भी करते हैं तो आपने रेजिस्टेंस को चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो अगर बीटा यहाँ के मेजर, क्योंकि मेजरली आप सोच रहे होंगे कि IB को डिक्रीज़ होना चाहिए वहाँ बोलने के, यहाँ पे ऐसा क्योंकि बीटा बढ़ रहा है ना, तो मोर डोमिनेटर फैक्टर बीटा होता है, क्योंकि IB करंट तो पहले से काफ़ी स्मॉल होती है, तो सारी रेजिस्टेंस फिक्स है तो वहाँ पे ड्रॉप हर केस में सेम आएगा। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस फिक्स हैं, ड्रॉप हर केस में आएगा, तो IC इक्वल टू बीटा IB, तो अगर बीटा बढ़ा है तो IC को बढ़ना चाहिए। तो अब देखिए IC को बढ़ना चाहिए, तो हम अगर ऑप्शन में देखें तो 1.5 पहले थी तो उसको इंक्रीज़ होना चाहिए, तो देखिए IC डिक्रीज़ नहीं हो सकता है, ये सीधे आए, क्योंकि ये चीज़ें फिक्स हैं, बीटा बढ़ेगा तो IC को बढ़ना है। ठीक है, तो यानी इन तीनों ऑप्शन में से है, तो IC को के बिना सॉल्व किए हम इस चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए अब VC पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो अब देखिए क्योंकि VC यहाँ का वोल्टेज है, एमिटर सीधे ग्राउंडेड है, तो जो टोटल VC होगा वो कलेक्टर की वोल्टेज होगी। ये बात से आप एग्री कर रहे होंगे क्वेश्चन में फिगर में देख के, क्योंकि एमिटर सीधे ग्राउंडेड है।
तो VCE जो होता है कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज होता है, एमिटर ग्राउंड है तो जो वोल्टेज VCE है वो इक्विवेलेंट कलेक्टर का वोल्टेज होगा। तो पहले केस में जो VCE दिया है एक्चुअल में वो कलेक्टर का ही वोल्टेज है और ये हमें 3 वोल्ट दिया है। और अगर आप आउटपुट पे KVL लगाते हैं ओम्स लॉ तो देखिए ये रेजिस्टेंस अभी भी फिक्स है, बीटा बढ़ाने पे भी ये रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब बीटा बढ़ा है तो IC बढ़ गई है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा तो 6 माइनस ये जो हम फर्स्ट केस के लिए इसको हम ये इक्वेशन हमेशा फिक्स रहेगी ना, 6 माइनस जो भी IC फ्लो करेगी और इस R2 के अक्रॉस ड्रॉप। अब देखिए पहले केस में IC 1.5 था तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें VC 3 आया। आप चाहते तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ देखिए निकाल सकते थे, अगर इसको सॉल्व करना होता तो हम R2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, हाँ R2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो IC देखिए अब बढ़ेगा क्योंकि तो IC जब बढ़ेगा सेकंड केस में तो VC कम हुआ क्योंकि ये डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, 6 में से और ज़्यादा चीज़ें सब्ट्रैक्ट होंगी ना जब IC सेकंड केस में बढ़ेगा क्योंकि बीटा बढ़ा हुआ है तो VC और कम होगा। तो यानी पहले जो 3 वोल्ट था अब वो देखिए 3 वोल्ट नहीं होगा, वोल्टेज बढ़ नहीं सकता, 3 वोल्ट हो नहीं सकता, तो उसको कम ही होना पड़ेगा क्योंकि IC बढ़ जाएगी तो ये ड्रॉप और ज़्यादा होगा तो 6 में से ज़्यादा वोल्टेज माइनस होगा तो वो कम होगा। तो इसमें से आप देखिए ऑब्जर्वेशन देख के हमें आंसर निकाल लिया 2 वोल्ट 2 मिली एम्पियर। तो इस क्वेश्चन में केवल ऑब्जर्वेशन था कि पॉइंट किधर की तरफ शिफ्ट करेगा और हमें पहले से एक्टिव रीजन में दे सका है तभी हम IC इक्वल टू बीटा IB रिलेशन यूज़ कर पाएँ। और बीटा बढ़ रहा है तो IC बढ़ेगी तो ये देखिए ये जो वोल्टेज हमेशा कलेक्टर वोल्टेज जो बनेगा क्योंकि एमिटर ग्राउंडेड है तो इसी रिलेशन से दिया जाएगा किसी भी केस में। अब R2 फिक्स है, बीटा बढ़ाओगे IC बढ़ेगा तो ये डिफरेंस और कम होगा तो कलेक्टर वोल्टेज और कम होगा यानी VC और कम होगा क्योंकि कलेक्टर वोल्टेज ही कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है इस केस में, ठीक है। तो होप सो आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। चारों ही बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही अच्छे थे और इस केवल सिंपल इम्प्लीमेंटेशन था चीज़ों को। देखिए चारों क्वेश्चन मैंने इसलिए उसी तरह के लिए थे, चारों में सेम ही कॉन्सेप्ट लगभग इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। और हमने कुछ यूज़फुल रिलेशन देखे थे कि अल्फ़ा टू 1 का मतलब क्या होता है, बीटा अल्फ़ा के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होती है, ठीक है। और एक्चुअल जो रिलेशन होता है कि IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICO वो रिलेशन। तो सारे क्वेश्चन घूम फिर के देखिए एक ही कॉन्सेप्ट पे हम, इसलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था कि एक सेम कॉन्सेप्ट पे देखिए कैसे अलग अलग साल में अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन में आए। देखिए ये शुरू में इतना अच्छा क्वेश्चन था ये, बाकी गेट में क्वेश्चन कितने अच्छे फ्रेम्ड हुए हैं, ये सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन 2017 में 1 मार्क्स के लिए आया था, तो कितना आसानी, मतलब मैं कहने का तात्पर्य है कि कोई बंदा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो कितना आसानी से इन चीज़ों को वो ग्रैस्प करे, एनालाइज करे चीज़ों को। क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं और कॉन्सेप्चुअल होते हैं लेकिन कि वर्डिंग्स को अगर आप समझ रहे हो तो आप टफ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग हो, चीज़ों को एनालाइज करना आना चाहिए तो आपको, और कॉन्सेप्ट देखिए सारे क्वेश्चंस में सिमिलर ही लगे हैं, ठीक है। तो होप सो आपने एंजॉय किया होगा और कॉन्सेप्ट को कुछ नया ही आपको सीखने को मिला हो। तो फ्रेंड्स फिर हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस नए सब्जेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती चली जाएं। तब तक के लिए सेफ रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।